अमेरिका और ईरान पिछले 50 सालों से एक तरह का युद्ध चल रहा है इन दोनों के बीच। लेकिन ये कोई आम जंग नहीं है, ये एक शैडो वॉर है। और ये मामला सिर्फ हेडलाइंस तक सीमित नहीं है। इसके पीछे की कहानी बहुत गहरी है। एक ऐसी कहानी जिसमें तेल है, पैसा है और पावर का एक ऐसा खेल है जो आधी सदी से चला आ रहा है। चलिए आज इसी को समझते हैं। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना एक बहुत ही अजीब सवाल से शुरू करना पड़ेगा। मतलब एक तरफ तो अमेरिका आज ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। तो सवाल ये है कि ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ईरान को दी किसने थी? जी हाँ, अमेरिका ने ही। अजीब है ना? तो आखिर ये हुआ कैसे? इस अजीब सी पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे चलना होगा। उन घटनाओं को देखना होगा जहां से आज के इस टकराव की जड़ें जुड़ी हुई हैं। कहानी शुरू होती है 1950 के दशक से। देखिए, 1951 में ईरान में एक डेमोक्रेटिकली चुने हुए प्रधानमंत्री थे, मोहम्मद मोसादेक। उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। ईरान के जो भी तेल के भंडार थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसका सीधा मतलब था कि ब्रिटिश कंपनियों का कंट्रोल खत्म। अब ये बात वेस्टर्न देशों, खास तौर पे ब्रिटेन को बिल्कुल हजम नहीं हुई। तो फिर क्या हुआ? 1953 में अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6 ने मिलकर एक तख्ता पलट करवा दिया। मोसादेक को हटा दिया गया और उनकी जगह शाह को वापस गद्दी पर बिठा दिया, जो कि वेस्ट के करीबी माने जाते थे। और अब सुनिए सबसे मजेदार बात। इसके ठीक 4 साल बाद 1957 में इसी अमेरिका ने शाह के ईरान को उसका पहला न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर और टेक्नोलॉजी दी। ये जो तख्ता पलट हुआ ना, इसने ईरान के लोगों के मन में अमेरिका के खिलाफ एक नफरत की आग लगा दी और उस आग की तपिश आज भी महसूस होती है। चलिए देखते हैं कि इसका फौरी असर क्या हुआ। ईरान के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा धोखा था। उन्हें लगा कि अमेरिका लोकतंत्र की बात तो करता है, लेकिन जब हमारे चुने हुए नेता को हटाने की बारी आई तो उन्होंने ही उसे हटा दिया और एक कठपुतली बिठा दी। यहीं से वो मशहूर नारा निकला, डेथ टू अमेरिका। इसी घटना ने वो भरोसे की खाई खोदी जो आज तक नहीं भर पाई है। तो एक तरफ शाह का ईरान अमेरिका का एक पक्का दोस्त बन चुका था, लेकिन पर्दे के पीछे पूरी दुनिया की इकोनॉमी की बुनियाद हिल रही थी। और इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट था डॉलर। देखिए, 1971 तक क्या था कि अमेरिकी डॉलर की कीमत सोने से जुड़ी हुई थी। मतलब आप डॉलर देकर सोना ले सकते थे। लेकिन फिर आया निक्सन शॉक। राष्ट्रपति निक्सन ने अचानक ये लिंक तोड़ दिया। अब डॉलर के पीछे सोने की गारंटी नहीं थी। जाहिर है दुनिया का डॉलर पर से भरोसा डगमगाने लगा। अमेरिका को अपनी करेंसी की बादशाहत बचाने के लिए अब सोने की जगह कुछ और चाहिए था, कुछ बहुत बड़ा। और वो चीज थी तेल, जिसे ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। अमेरिका ने एक मास्टर स्ट्रोक चला। उन्होंने सऊदी अरब के साथ एक डील की। डील ये थी कि सऊदी अरब और बाकी के ओपेक देश अपना सारा तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचेंगे और इसके बदले में अमेरिका सऊदी की रॉयल फैमिली को पूरी मिलिट्री प्रोटेक्शन देगा। यहीं से जन्म हुआ पेट्रो डॉलर सिस्टम का, एक ऐसा सिस्टम जिसने दुनिया की फाइनेंशियल तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। अब जरा इस सिस्टम की चालाकी को समझिए। ये एक साइकिल की तरह काम करता है। किसी भी देश को तेल खरीदना है तो उससे पहले अमेरिकी डॉलर खरीदने पड़ेंगे। तो डॉलर की डिमांड हमेशा बनी रहती है। तेल बेचने वाले देशों के पास डॉलर्स का पहाड़ इकट्ठा हो जाता है। अब वो इन डॉलर्स का क्या करते हैं? वो इसे वापस अमेरिका में ही इन्वेस्ट कर देते हैं, अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदकर। इससे क्या होता है? अमेरिकी सरकार को पैसा मिलता है और इसी पैसे से वो अपनी विशाल मिलिट्री को फंड करती है। वही मिलिट्री जो इस पूरे सिस्टम की रक्षा करती है। कमाल का साइकिल है ना? यही है अमेरिका की ग्लोबल पावर का असली इंजन। सालों तक ये सिस्टम एकदम घड़ी की तरह चलता रहा और ईरान इसका एक बहुत जरूरी हिस्सा था, एक मजबूत पिलर। सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर आया 1979 और सब कुछ बदल गया। 1979 की ईरानी क्रांति ने पूरी बाजी पलट दी। शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा और अयातुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में एक इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना हुई। रातों रात जो देश मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त था, वो अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। और ये नया ईरान पेट्रोडॉलर सिस्टम के लिए एक सीधा सीधा खतरा था। ईरान की नई सरकार ने अपने आसपास में देखा और कुछ बातें सीखीं। उन्होंने देखा कि इराक के सद्दाम हुसैन ने अपने खतरनाक हथियार छोड़ दिए। नतीजा, अमेरिका ने हमला कर दिया। लीबिया के गद्दाफी ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दिया। नतीजा, उनका भी तख्ता पलट हो गया। और फिर उन्होंने देखा नॉर्थ कोरिया को। उसने न्यूक्लियर हथियार बना लिए और अमेरिका उसे छू भी नहीं पाया। ईरान के लिए सबक एकदम साफ था।
अगर अमेरिकी दखल से बचना है तो एक न्यूक्लियर बम ही सबसे पक्की इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब ईरान ये बात अच्छी तरह जानता था कि वो सीधी लड़ाई में अमेरिका की ताकतवर मिलिट्री का सामना नहीं कर सकता, तो उन्होंने एक अलग ही स्ट्रैटेजी अपनाई। इसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर, मतलब ऐसी लड़ाई लड़ो जहां दुश्मन की ताकत ही उसकी कमजोरी बन जाए। तो ईरान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है ये नंबर 20%। दुनिया का 20% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। ये एक बहुत ही तंग समुद्री रास्ता है और इसके एक तरफ ईरान है। मतलब ईरान जब चाहे इस रास्ते को बंद कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाएगी। यही है ईरान का तुरुप का इक्का। और यहीं आके मामला आज अटक गया है। एक तरफ है अमेरिका जो ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाता है और अपनी मिलिट्री की धौंस दिखाता है। दूसरी तरफ है ईरान जो सीधे नहीं लड़ता, वो अपने प्रॉक्सी गुटों, सस्ते ड्रोन्स और सबसे बड़ा हथियार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी से जवाब देता है। ये शतरंज का एक ऐसा खतरनाक खेल बन गया है जहां कोई भी जीत नहीं सकता और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये पूरी लड़ाई क्या सच में एक न्यूक्लियर बॉम्ब को लेके है, या फिर ये लड़ाई उस सिस्टम के भविष्य को लेकर है जो अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को बनाए रखता है। शायद इसी सवाल के जवाब में इस 50 साल पुराने टकराव की असली वजह छिपी है।